हेलो एंड वेलकम टू द इंडियन मार्केट रिसर्च का वीकेंड अपडेट। और इस वीक तो बहुत ज़रूरी वीडियो हो गया है। मार्केट ने क्रूशियल सपोर्ट्स ब्रेक किए हैं और एक शार्प डाउनफॉल दिखाया हमें बिकॉज ऑफ द क्रूड ऑयल। यूजुअली हिस्टोरिकली जब भी क्रूड में इस तरह का डबल मोमेंटम, डबल हो गया है टेक्निकली क्रूड, अगर आपको नहीं पता है, उसका अंदाजा नहीं है तो। और क्रूड हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, किस लेवल पे हमारा इंपैक्ट डालता है। सो आफ्टर दिस थिंग इट हैज इम्पैक्टेड अ लॉट। तो इस वीक का स्ट्रक्चर हमारा सिंपल रहेगा। हम पहले ये देखेंगे कि निफ्टी का मंथली क्लोजिंग के लिए हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है। अब हो सकता है वहां तक हम बहुत लेट हो जाए, बट उतना रूम हमें मार्केट को देना पड़ेगा बिकॉज जब भी इतनी इस तरह की वॉलिटिलिटी आती है तो मार्केट में वीकनेस होती है। निफ्टी का ब्रेड देखेंगे, फॉरेन इन्वेस्टर्स का डेटा, यूजुअल शो का फ्लो रखेंगे, बट की लेवल्स डिसाइड करेंगे कि यहाँ क्या हम निफ्टी में एक रेंजिंग मार्केट में घुस रहे हैं क्या ट्रेंडिंग मार्केट से। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी के मंथली चार्ट से। पहले निफ्टी के मंथली चार्ट से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था, जो हम लेवल देख रहे हैं वो ये 24,300 है। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज हो जाता है इस महीने, तो ये भी एक नॉन ट्रेंडिंग का इंडिकेशन होगा कि मार्केट इस रेंज में 26,200 से लेके 21,700 की रेंज में कंसोलिडेट कर सकता है और देयर कैन बी एन अटेम्प्ट कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर दे। अब ये भी हो सकता है क्योंकि वॉर फ्रंट है तो तब तक मार्केट इसी लेवल पे पहले आ जाए, इसी महीने में 3-4 दिन में हमें मार्केट 21,700 दिखा दे और ये शार्प जो 6,000 पॉइंट का लगभग फॉल हो जाएगा, 5,000 पॉइंट का, तो उसका भी एक सिग्नल हो सकता है। दोनों सिनेरियो में 2 से 3 लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस लेवल के नीचे 21,700 के नीचे मंथली क्लोजिंग देते हैं तो कॉशियस अप्रोच लेने की जरूरत है। 24,300 के नीचे क्लोज होते हैं तो थोड़ा ऑप्टिमिज्म रहेगा मार्केट में, फिर भी कॉशियसनेस की जरूरत है। हर लेवल पे बाय करने का मोमेंटम नहीं हो सकता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर मार्केट 24,300 को निकालता है तो नेक्स्ट सपोर्ट जो क्रूशियल नजर आ रहा है वो 22,300 है, जो मुझे लगता है बहुत जल्दी इस लेवल को, ये गैप फिल जोन हो जाएगा तो हम बहुत जल्दी इस लेवल को टच कर देंगे बिकॉज यही एक मीनिंगफुल सपोर्ट है 21,600 से लेके 22,000, विच इज अगेन, अगर हम यहाँ देखें तो टॉप से मार्केट निफ्टी ऑलरेडी 12% निकल चुका है एंड दैट विल मेक द फॉल लगभग लगभग 17%। अब हिस्टोरिकली ये कोविड के टाइम पे हुआ है कि इंट्रा ईयर 17% मतलब टॉप से निकल गया है मतलब। और खास तौर पे एक डेटा पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग जो मैं और भी दिखाऊंगा वो है डेली चार्ट पे, लेकिन वीकली चार्ट से ये देखने का पड़ेगा 24,300 के ऊपर मार्केट जब तक नहीं आता, स्ट्रक्चर सेल ऑन राइज का है और बेयरिश है। यहाँ पे बुलिश अप्रोच प्लान करने की जरूरत नहीं है। और अगर इन्वेस्टमेंट भी प्लान कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट को भी अभी थोड़ा रुक रुक के करिए, मतलब धीरे धीरे करिए। ये मैं टेक अवे में और डिस्कस करूंगा। नाउ लेट्स मूव टू द डेली चार्ट। डेली चार्ट पे देखें तो हमने ये लेवल्स वापस बनाए थे कि अगर मार्केट 23,800 के नीचे निकलता है, ये 800 का जोन है, तो यहां से वीकनेस और बढ़ सकती है। अगर आप क्रूशियली देखेंगे तो यहाँ पे एक 50 और 200 का ईएमए का एक क्रॉसओवर हो रहा है, इसे डेथ क्रॉस बोलते हैं। अगर ये क्रॉसओवर हो जाता है तो मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा बेरिश होगा, एक पुल बैक आएगा। हिस्टोरिकली जब भी ये क्रॉसओवर होता है तो मार्केट में एक पुल बैक होता है, हो सकता है वो यहाँ से आए और यहाँ पे एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बनेगा तो मार्केट एक बार फिर ये इस तरह का कोई प्राइस एक्शन बनाए, या हो सकता है मार्केट मौका ही ना दे और यहाँ गैप डाउन जिस तरह का भी चला आ रहा है थोड़ा कंसोलिडेट करे और वापस उस लो को निकाल के नीचे इस लेवल पे आ जाए। सो डेली चार्ट से भी शॉर्ट टर्म में स्ट्रक्चर बेरिश है। और अगर आपको मंथली चार्ट पे एक बार और दिखाऊं तो वीकली चार्ट पे आरएसआई 30 के नीचे निकल गया है, ऑलमोस्ट 30 तक आ गया है। एंड ये लास्ट टाइम हमें जब देखने मिला था वो था कोविड टाइम पे। यूजुअली 34-40 की रेंज से रिबाउंड आता है, लेकिन हम एक देख सकते हैं कि आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं ये मार्च 2020 के टाइम पे ही मार्केट में एक आरएसआई हमारा 30 के नीचे निकला था जो अभी निकल रहा है। सो इसीलिए थोड़ा सा कंसर्निंग टाइम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बाहर बैठना है। थोड़ा पार्टिसिपेट कीजिए, थोड़े लमसम से कीजिए, छोटे अमाउंट से कीजिए। मंथली क्लोजिंग के बेसिस पे हम बड़ा कॉल ले पाएंगे कि भाई कितना एलोकेशन करना है। कैपिटल प्रिजर्वेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ। नेक्स्ट हम देखेंगे निफ्टी का ब्रेथ, जो हम मॉनिटर करते हैं कि निफ्टी के कितने स्टॉक उसके 50 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। हिस्टोरिकली 10% की रेंज में मार्केट में एक बॉटम प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अभी ये रीडिंग अराउंड 20% से नीचे चल रही है। दिस मीन्स कि मार्केट एक बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर में है और किसी भी पल हमें एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है। बट यूजुअली इन सिचुएशंस लाइक दिस, जब क्रूड बॉयल पे होता है तो मार्केट ज़्यादा देर के लिए ओवरसोल्ड रह सकता है, जहां तक मैंने पढ़ा है और जहां तक मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। जब तक अब हमारा फ्रेश मोमेंटम ट्रेडिंग कब करनी है, आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है, तो जब तक ये 50% के नीचे 50% के ऊपर मार्केट नहीं आ जाता है रीडिंग, तब तक आप मोमेंटम ट्रेडिंग से दूर रहिए। तब तक ये जोन में हमें
पोर्टफोलियो बनाने का समय है, लेकिन किन लेवल्स पे ये हम डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे। सो फिलहाल के लिए मार्केट में वीकनेस बनी हुई है, लेकिन अग्रेसिव शॉर्ट का सिस्टम यहाँ पे मेरे को नहीं लगता प्लान करना चाहिए, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी ओवरसोल्ड है अपने वहां टॉप से। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर डेटा वी मॉनिटर निफ्टी। अब हमने 500 ब्रेथ भी मॉनिटर किया था, निफ्टी 500 का ब्रेथ। अब लास्ट टाइम ये 2025 में फरवरी मार्च में जब निफ्टी 500 का जो इंडेक्स इस लेवल पे आया था, तो मतलब निफ्टी 500 के कितने स्टॉक उसके 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, ये डेटा देखते हैं हम यहाँ पे। अब इस डेटा के हिसाब से ये 28% है, तो यहाँ पे करीब करीब 8% का और रूम है। तो दिस बिकम्स द मोर रिलायबल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन की जो हम टेस्ट कर रहे थे डेली के चार्ट पे कि निफ्टी में टेस्ट 22,000 अराउंड जोन, देयर इज स्टिल रूम फॉर यहाँ पे करेक्शन। तो इस डेटा को देख के लगता है थोड़ा रूम अभी है, लेकिन जब यहाँ आ जाएगा तब आपको इस तरह का प्राइस एक्शन देखने की कोशिश करनी है यहाँ पे, तो वहां से क्लूज मिलेंगे हमें डायरेक्टली। लास्ट वीक हमने एक डेटा और मॉनिटर किया था कि अगर निफ्टी अपने 200 डे ईएमए के लो को ब्रीच कर देता है तो वहां से कितना दिन में रिकवरी एक पॉसिबल हमें देखने को मिलती है, और किस लेवल के बाद थोड़ा सा डर भी लगता है। जैसा कि आप डेटा देख रहे हैं, यूजुअली ये जो 2% ये ग्रीन डॉट्स है ना, ये मतलब 2% से ज्यादा का करेक्शन नहीं होता है, और करीब करीब 2 से 3 दिन में 5 दिन के अंदर अंदर रिकवरी आ जाती है, ये दिखाता है। ऑरेंज डॉट दिखाता है कि भाई 2 से 5% का करेक्शन होता है और रिकवरी यूजुअली 10 डेज के अंदर अंदर ही आ जाती है। लेकिन अगर करेक्शन इतना ज्यादा हो जाता है, 7% से ज्यादा है या 8% से ज्यादा है, तो उसका रिकवरी अभी भी 10 दिन नहीं हुए बाय द वे, अगर ये फॉल 10 दिन से ज्यादा चलता है तो देर इज अ पॉसिबिलिटी एज पर द हिस्टोरिकल डेटा कि ये थोड़ा सा रिकवरी में टाइम भी ले सकता है। अभी शार्प पुल बैक्स आ सकते हैं, रिकवरी आ सकती है, बट उस रिकवरी को सस्टेन करने का कितना पॉसिबिलिटी है ये देखना होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये कुछ रेड डॉट्स हैं यहाँ पे, यानी कि ये सेशंस हैं, 15 सेशन, 20 सेशन, 25 सेशन, 30 सेशन और मैक्सिमम 35। तो अगर हम इसका ये एवरेज भी पकड़ के चले तो 15 से 20 दिन का ये मान के चलिए कि मार्केट अपने 200 डे ईएमए के नीचे रहने वाला है। निफ्टी का मार्च सीरीज का ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं। अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो जैसे कि हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है कि ये कॉल राइटर्स जो हैं, यानी कि यहाँ पे इन जोन में मार्केट को रेजिस्टेंस है। जो ये जोन है आपका 26,000 का, राउंड फिगर्स पे तो सब लगभग 25,000 24,000 यहाँ पे लग गया है। अब हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि लास्ट फ्राइडे को 24,000 के पुट ऑप्शन से बहुत ज्यादा अनवाइंडिंग हुई है। सिंपल भाषा में ये मजने का मतलब है कॉल राइटर्स हैवी है। कॉल राइटर्स ये इंडिकेट करते हैं कि मार्केट में किन लेवल्स पे रेजिस्टेंस है, और जो ऑरेंज बार्स दिख रही हैं वो पुट राइटर्स है, वो ये इंडिकेट करते हैं बेसिकली कि मार्केट में क्या सपोर्ट है। हम ऑप्शन चेन को राइटिंग के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, मतलब कॉल सेलर और पुट सेलर के पर्सपेक्टिव से, ना कि बायर के पर्सपेक्टिव से। अगर आप डेटा देखेंगे तो एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है कि 23,600 700 तक के लेवल पे भी मार्केट में कॉल राइटिंग हुई है, मंथली कॉल राइटिंग। दैट मीन कि मार्केट में अभी भी थोड़ा सा एक बेरिशनेस है, कोई डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेंटिमेंट चेंज नहीं हुआ है। इस वीक का टेक अवे क्या है? शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर बेरिश है और बेरिशनेस बनी रह सकती है, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि इस तरह के मार्केट सेक्टर में जो भी पहली रैली आएगी उसके बिकने की संभावना है, मतलब वहां पे सेल ऑन राइज का मोमेंटम रहेगा। तो एकदम से शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मत देखिए, कोई भी छोटे टाइम फ्रेम पे जाइए। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो आपको पुल बैक पे एक सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आप इन्वेस्टर है तो अभी थोड़ा रुकिए, 22,000 22,800 तक मार्केट आता है तो वहां पे प्राइस एक्शन देखिए, थोड़ा डिप्लॉय, थोड़े थोड़े क्वांटिटी में हम लोग डिप्लॉय करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज एक एग्जैजरेटेड सेलिंग है, तो इसकी रिकवरी कितनी फास्ट होगी ये भी देखना इंपॉर्टेंट है। अगर फास्ट रिकवरी नहीं होती तो मतलब मार्केट थोड़े दिन रेंज में रह सकता है। सो दीज आर द की लेवल्स फॉर नाउ। मार्केट का स्ट्रक्चर अभी भी बेरिश है, कोई बुलिश नहीं है, शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, बट दैट इज डज नॉट मीन कि स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। फॉरेन इन्वेस्टर्स का डेटा देखते हैं। अभी तक पूरी सीरीज में, मार्च सीरीज में 53,000 से ज्यादा, 56,000 करोड़ की सेलिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है। नाउ दिस फिगर, ये तो अभी तक के तो हाईएस्ट लग ही रहा होगा, अभी तक का हाईएस्ट फिगर है ये। इससे पहले फरवरी 2025 में 58,000 करोड़ की सेलिंग हुई थी, जो मुझे लगता है अभी तो मंथ स्टार्टिंग है, ये इसको भी पार कर जाएगी। The only concern is कि what is this they are monitoring that they are not able to digest this fact कि भाई इंडियन इक्विटीज को बाय करने का मन बनाना चाहिए। ऑल राइट, डोमेस्टिक इन्फ्लोज हैं, सॉलिड है, अभी भी हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मोमेंटम इनके आने से आएगा। सो द प्राइस एप्रिसिएशन विल ओनली हैपन व्हेन दे फाइंड समथिंग good in the Indian market so that it can recover well, faster momentum आ सकता है and all these things। so देखते हैं, अभी तक तो इनका कोई वो नहीं है, और मार्केट थोड़ा, इसीलिए मार्केट मेरे को लगता है कि अगर यहाँ से की लेवल्स ब्रेक होते तो हम रेंज में भी जा सकते हैं।
अगर हम इनका फ्यूचर्स का डेटा देखें तो एज यूजुअल फ्यूचर्स में भी इंडेक्स फ्यूचर जो इनकी हेजिंग के लिए यूज करते हैं उसमें भी तकरीबन 90% कॉन्ट्रैक्ट्स इनके शॉर्ट बने हुए हैं। अब जाहिर सी बात है, पहला इंडिकेशन जैसा हमेशा बोलता हूं मैं यहीं से आएगा। अगर ये हेजिंग एक्टिविटी कम हो गई, ये लंबा पैसा बड़ा पैसा लगता है यहाँ पे हेज करने के लिए, तो जब तक ये पोजीशन इनकी हल्की नहीं होती है तब तक मान के चलिए इनकी कैश मार्केट में एक्टिविटी सेल का ही रहेगा। नाउ अब सिंपल भाषा में ये समझते हैं कि क्रूड ऑयल के में जो इतना बड़ा जंप आया उससे निफ्टी इतना तेज करेक्शन क्यों कर गया। मार्केट डिस्काउंट कर रहा है बहुत सारी ऐसी प्रोबेबिलिटीज को शायद जो हमें भी पता भी नहीं है। जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है ये चार्ट का, ये इसका सोर्स जाता है डीएसपी नेत्रा, डीएसपी म्यूचुअल फंड का एक एडिशन होता है, उनका निकलता है, उनसे मैंने ये लिया है। तो उनका ये प्रोजेक्शन है और उनका ये रिसर्च है उनके हिसाब से कि अगर यहाँ से क्रूड $120 के ऊपर निकलता है या $120 तक सस्टेन भी करता है तो इसका मतलब ये कि ये 5.4% जो हमारा बेसिकली जीडीपी का वो हिस्सा हो जाएगा। इंपोर्ट बिल जो हमारा होता है वो बढ़ जाएगा, विच बेसिकली सिंपल भाषा में ये मीन्स कि आपके डॉलर का आउटफ्लो बढ़ जाएंगे, रुपये में वीकनेस देखने को मिलेगी। इसका सब्सिक्वेंट इफेक्ट हमें आईएनआर में वीकनेस पे भी देखने को मिलेगा, इन्फ्लेशन पे भी देखने को मिलेगा। और क्रूड एक बहुत ही एसेंशियल कमोडिटी है जो एक डेरिवेटिव है बहुत सारी पाइपलाइन में, जैसे पेंट्स कंपनी हो गई, तुम्हारी सीमेंट कंपनी हो गई, इन सब का। सो उसकी वजह से मार्केट में भी इंपैक्ट आता है, तुम्हारा एयरलाइन इंडस्ट्री हो गई, सब पे आता है। एक तरह से ये बहुत बड़ा डेरिवेटिव है हमारे लिए। ना नीचे का डेटा क्या दिखाता है कि हमें इन्फ्लोज भी मिलते हैं डॉलर के, कुछ तरह से रेमिटेंसेस से मिलते हैं और एक्सपोर्ट से मिलते हैं, ओटी सर्विसेज से मिलते हैं। लेकिन अगर आप कुछ साल का डेटा देखेंगे तो उतना मतलब क्योंकि क्रूड नीचे था तो हमारा जो डेफिसिट था उसकी वजह से थोड़ा कम था, विच मीन्स कि हम ऑफसेट कर पा रहे थे काफी अच्छे से और ये हमारे को इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था जीडीपी पे बेसिकली। लेकिन अगर ये $120 पे सस्टेन करता है तो ये 3.1% हो जाएगा, विच मीन्स बेसिकली कि हमारा इंपोर्ट बिल बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगा। दैट कैन इम्पैक्ट द जीडीपी इन द शॉर्ट टर्म। और हालांकि उस लेवल पे इम्पैक्ट नहीं करेगा जो 2013 पे किया था, लेकिन देखिए अगर 2013 में 4.8% था, ये उनका प्रोजेक्शन है कि 3.1 रहेगा, बट स्टिल देयर इज गोइंग टू बी एन इम्पैक्ट। तो उस हिसाब से मार्केट उस चीज को डिस्काउंट करके चल रहा है कि अगर ये वॉर प्रोलॉन्ग होता है, यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता है, तो ऑयल प्राइसेस मे रिमेन ऑन द बॉयल बेसिकली। अब इतना डिस्कशन क्रूड का हुआ है तो एक बार क्रूड का चार्ट देख लेते हैं कि एक बार शार्प क्या हुआ है। क्रूड में इस हफ्ते 46% का एक मोमेंटम हुआ है, लगभग आप देखेंगे तो 2 से 3 पैटर्न मुझे यहाँ दिख रहे हैं मंथली चार्ट पे। अभी तक तो नहीं दिख रहे थे बट अब सब दिखने लगता है बेसिकली, वो अलग बात है। एक यहाँ पे एक शार्प पैटर्न दिखा है, डब्ल्यू पैटर्न, उसका ब्रेकआउट आया, ये टारगेट ये हो सकते थे जो कि रिसीव भी हो गए, उसने एक बार में मोमेंटम में निकाल दिया। दूसरा पैटर्न मुझे मंथली चार्ट पे ये दिख रहा है, क्या ये एक फ्लैग भी हो सकता है जो विच इंडिकेट्स अ मच शार्पर रैली, जिसमें ये लेवल वापस टेस्ट हो सकता है 120 का एक बार के लिए, एक बार तो हो चुका है। नाउ इसमें अप्रोच क्या रहनी चाहिए? अप्रोच ये रहनी चाहिए कि अगर आपका अगर प्लान भी करना है तो मेरे को लगता है डेली चार्ट पे एक बार देखते हैं, एक सस्टेन कर रहा है, कोई भी पुल बैक आता है तो वहां पे हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह का प्राइस एक्शन क्रूड बनाता है, फिर उसके हिसाब से हमें एक शॉर्ट टर्म एंट्री प्लान की जा सकती है किसी भी क्रूड डेरिवेटिव में, क्रूड में बेसिकली। तो उस हिसाब से तो क्रूड का स्ट्रक्चर अभी बेरिश नहीं है, लेकिन बिकॉज ये वॉर फ्रंट पे है तो किसी भी समय रिजल्ट निकल दे तो वो हो जाएगा, बट अभी एकदम से पार्टिसिपेट मत कीजिएगा, थोड़ा रुक के कीजिएगा। हालांकि स्ट्रक्चर इसका बुलिश हो गया है थोड़ा बेसिकली। अब इसका सीधा इम्पैक्ट हमें देखने मिलता है, जैसे मैं हमने डिस्कस किया था कि आपकी करेंसी वीक हो जाएगी। अब देख लीजिए यूएसडी आईएनआर लगभग 92.50 के रेंज में आ गया है। सो इसका लॉन्ग टर्म चार्ट अप ट्रेंड में ही है और हमारी करेंसी यूजुअली वीक होती रहेगी। सो इसका कोई वो नहीं है जब तक कि ये 87 के नीचे नहीं आता है, इसमें शार्प मोमेंटम बना रहेगा। और अगर क्रूड यहाँ से और जाता है तो और वीकनेस बढ़ेगी, और दिस इज वन ऑल्सो मेन रीजन कि एफआईएस वापस नहीं आ रहे, बिकॉज अगर कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में देखेंगे तो रिटर्न कुछ उतना बनता नहीं है, टैक्सेशन बढ़ते जा रहा है। सो इस हिसाब से कोई इंसेंटिव नहीं है एफआईएस के पास आफ्टर रूपी डेप्रिसिएशन रिटर्न को कैलकुलेट करके निकालने का। अब देख लेते हैं S&P 500। S&P 500 में हमने लास्ट टाइम भी मॉनिटर किया था कि हम इस रेंज को मॉनिटर कर रहे हैं, डेली चार्ट पे देखते हैं। यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है बट वो बहुत ही स्लो ग्राइंड हुआ है, जैसे कि आप लास्ट वीक देख रहे हैं, एक कैंडल ऊपर एक कैंडल नीचे, एक कैंडल ऊपर एक कैंडल नीचे, तो उस तरह का प्राइस एक्शन है। यूएस में भी करेक्शन आ गया है लेकिन वो धीरे धीरे चॉपीनेस इतनी थी कि एक क्लियर कट ट्रेंड नहीं था, विच मीन्स कि देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट यूएस कैन टेस्ट 200 EMA। लेकिन एक पॉसिबल प्राइस एक्शन ये देखने की जरूरत है कि जो अभी मीटिंग होने वाली है डोनाल्ड ट्रंप की शी जिनपिंग के साथ, विच इज शेड्यूल्ड अराउंड मार्च के एंडिंग में, यहाँ पे 2-3 बातें ऑब्जर्व करने वाली ये है कि ये सब जो भी हो रहा है कि ईरान वगैरह ये सब, उसमें चाइना का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मतलब आपको थोड़ा पढ़ना होगा जियोपॉलिटिक्स तो आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं या लास्ट टाइम जब ये टैरिफ्स अनाउंस हुए थे तो इस तरह का प्राइस एक्शन बना था, यहाँ तक काफी स्लो ग्राइंड था,
स्लो ग्राइंड के बाद जैसे ही 200 ब्रीच हुआ उसके बाद एक शार्प मोमेंटम आया मार्च, ये भी ड्यूरेशन वही है मार्च से अप्रैल के बीच का, अगर आपको देख रहे होंगे तो यहाँ पे एक पैटर्न बना, लेकिन अभी बाद में हाइंडसाइट में एनालिसिस करना अच्छा है, उस समय नहीं होता, ये एक पैटर्न बना और उसके बाद ये फ्लैश क्रैश आया। अब ये जो फ्लैश क्रैश आया है मेरे को लगता है कि इसी टाइप का कुछ यहाँ पे भी होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प की प्रेसिडेंसी में मार्केट ज्यादा देर तक नीचे नहीं रहेंगे, मेरा ये बिलीफ है। तो उस केस में यहाँ पे देखना होगा कि ये कितना दिन में, मतलब अगर आप 200 EMA देखेंगे तो मुश्किल से 1 महीने में ये प्लान आउट हो गया और ये इसी ड्यूरेशन में था मार्च और अप्रैल के बीच में, बिकॉज मिड टर्म्स भी आ रहे हैं और जुलाई इनका इंडिपेंडेंस डे भी आ रहा है, तो उससे पहले ही जो वॉलेटिलिटी प्लान होनी है वो हो रही है, उसके बाद मार्केट अपना एक स्ट्रेंथ और ट्रेंड पकड़ लेगा। तो इस समय कॉशियस रहने का अप्रोच है यूएस मार्केट में। शायद अगर अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलती है, नीचे निकलता है, तो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी भी देखी जा सकती है एआई प्ले में और वैसे स्टॉक्स में जो कि एक मोड के साथ वहां पे अवेलेबल है। तो एक ध्यान रखिए यूएस मार्केट में हो सकता है कि इस समय हमें अप्रैल तक या मार्च एंडिंग में कुछ यहाँ पे सिग्निफिकेंट करेक्शन वगैरह देखने मिलता है, तो अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। तो ये था इस वीक का हमारा पूरा एपिसोड। हमने डिटेल में निफ्टी का एनालिसिस किया, सारे क्रूड के इम्पैक्ट को एसेस किया। अब इसके बाद हमारे पास जो की लेवल्स है वो है 24,300 मार्च की क्लोजिंग के लिए और 21,700। अब हो सकता है कि मैं समझ सकता हूँ, मेरा भी अंदर यही चल रहा है कि क्या पता मार्च में ही हमें, और अभी काफी टाइम बाकी और पोजीशन देख के लग रहा है शायद हम 21,700 भी टेस्ट कर जाएं। तो हम उस सिनेरियो में यही कर सकते हैं कि अगर हमारा इन्वेस्टमेंट होराइजन लंबा है तो हमें इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करते रहिए। शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं तो अभी दूर रहिए मार्केट से, कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने में कोई फायदा नहीं है, बिकॉज किस डायरेक्शन में शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी नहीं पता है, किस लेवल से घूमेगा ये भी नहीं पता है। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मंथली क्लोजिंग का हमें इंपॉर्टेंट देखना, तब तक हो सकता है शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिल जाए। तो उस हिसाब से मैं देखता हूँ कि क्रूशियल नंबर को याद रखिए, 24,000 पे हमने 23,000 पे हमने कुछ इन्वेस्टिंग करना है कि नहीं करना है, 21,000 अगर आ जाता है तो उस केस में क्या करना है, 22,800 आ जाता है तो उस केस में क्या करना है। तो इन लेवल्स को ध्यान में रखिए। ये 15-15, 17-17% का करेक्शन की हम बात कर रहे हैं और निफ्टी लार्ज कैप और तो काफी हद तक अभी फेयरली वैल्यूड है। मैं मिड कैप और स्मॉल कैप का बात नहीं कर रहा हूँ, बट लार्ज कैप का बात कर रहा हूँ। मिड कैप नहीं, स्मॉल कैप फिर भी 18% डाउन है अपने पीक से। सो उस केस में आप इवेल्युएट कीजिए अपने रिस्क को और उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा पैसा आप डिप्लॉय कीजिए, एकदम से मत कीजिए, थोड़ा देखिए की लेवल जो मैंने डिस्कस किए उन पे आप देखिए कितना पैसा छोड़ सकते हैं नहीं छोड़ सकते, फिर उस हिसाब से कीजिए। नेक्स्ट वीक मिलते हैं, फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।